हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मेरा पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान के 1000 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 40 है। इससे पहले मैंने 39 पार्ट्स अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। अगर आप उसे नहीं देखें तो प्लीज़ आप उसे जाके देख लीजिए। ये यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो आपके आगामी किसी भी एग्जाम में, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो उसके लिए बेहतरीन क्लास है। और मैं इसमें सॉल्यूशन के साथ इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करती हूँ, ताकि अगर ये क्वेश्चन ना भी हो तो इससे आसपास जो भी क्वेश्चन बनता है इससे रिलेटेड वो सारे मैं आपको बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ये 2018 का क्वेश्चन है। मैंने पहले क्लास में 15 क्वेश्चन तक करा रखा है। ये आज 16 क्वेश्चन से हम करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्पफुल लग रहा है, अगर आपके प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प कर रही है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। देखो, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। जैसे कुछ थिंकर्स तो हैं जिनका मतलब रिपीट ही करते रहता है हर एक साल के बाद। जैसे अंबेडकर हो गए, मार्क्स हो गए, गांधी हो गए। ये सब के क्वेश्चन तो आपको एकदम फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, एकदम याद होनी चाहिए सारे के बुक्स। और साथ में कब कौन सा लिखे, मतलब काल क्रमानुसार इनकी बुक को सजाने के लिए आता है। अंबेडकर की निम्नलिखित रचनाओं में उनके प्रकाशित होने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो द अनटचेबल, हु वर द शूद्रास, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द बुद्ध एंड धम्मा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सबसे पहले एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। देखो, सबका ईस्वी सन भी लिख लो। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936, हु वर शूद्रास 1946, द अनटचेबल 1948, द बुद्ध एंड हिज धम्मा 1957। अगला है 17 क्वेश्चन। एम एन रॉय के समेकित वैज्ञानिक मानववाद को अन्य किस रूप में जाना जाता है? तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इसको नव मानवतावाद उनके नाम से हम जानते हैं। नव मार्क्सवाद को हम ये लेनिन सॉरी एम एन रॉय को हम नव मानवतावाद भी कहते हैं, प्रणेता। तो एम एन रॉय के समेकित वैज्ञानिक मानवता को नव मानवतावाद के रूप में भी जाना जाता है। नव मानवतावाद को अमूल मानववाद की संज्ञा भी दी गई है। इसका मूल स्वर मनुष्य की स्वतंत्रता, जो उसकी सृजनात्मक शक्ति के प्रयोग में निहित है। अगला है, निम्नलिखित में से राज्य के बारे में हीगल के सिद्धांत की कौन कौन सी विशेषता है? तो राज्य के बारे में जो हीगल ने बताया उसकी क्या क्या विशेषता है? तो देखो, राज्य एक महासंस्था है, बिल्कुल सही बात है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा, ये तो उनकी बहुत ही फेमस कोटेशन है। वो अपने आप में साध्य है। राज्य को वो साध्य मानते हैं, व्यक्ति को साधन। यह नैतिक कानून द्वारा नियंत्रित नहीं हुई, यह नैतिक कानून द्वारा नियंत्रित नहीं होती, यह स्वतः नैतिकता को जन्म देती। बिल्कुल सही बात। तो ये चारों मतलब जो दिया गया है विशेषता, वो सारा सही है। तो 1 2 3 4 सारा आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन है। ग्रामसी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो सिविल सोसाइटी की गहन समझ के बिना राज्य को नहीं। सिविल सोसाइटी आमतौर से निजी कहे जाने वाली संरचनाओं का सामूहिक प्रभाव नहीं। आधिपत्य के लिए सिविल सोसाइटी में संघर्ष होता है। उन्होंने सिविल सोसाइटी और राजनीतिक सोसाइटी शब्द हीगल से लिया है। तो इसका 1 3 4 आंसर है, 2 नहीं होगा। तो 2 क्या नहीं था? देखो, सिविल सोसाइटी आमतौर से निजी कहे जाने वाली संरचनाओं का सामूहिक प्रभाव नहीं है, तो ये नहीं, गलत हो जाएगा। बाकी 1 3 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है। मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही है? सही है। ये क्वेश्चन जब भी आप पढ़ो तो सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा, इस पे बिल्कुल गौर करना। तो इतिहास की संपूर्ण सामूहिक घटनाओं का निर्धारण आर्थिक स्थितियों के द्वारा होता है। 2 है, उत्पादन सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवीय कार्यकलाप है। व्यक्ति अकेले की तुलना में संघ में रहकर अधिक उत्पादन करता है। धर्म जनता की हकीम है। तो ये सारा सही है। 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है, आलमंड की राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो सभी राजनीतिक व्यवस्था को राजनीतिक संरचना होती है
सभी राजनीतिक व्यवस्था समान प्रकार नहीं है। सभी राजनीतिक व्यवस्था बहु प्रकार्यात्मक नहीं है। देखना, ध्यान से देना, ये देख पढ़ो। सभी राजनीतिक व्यवस्थाएं सांस्कृतिक मायने में मिश्रित व्यवस्था है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला सही है और चौथा सही है, ये दोनों गलत। देखो, सभी राजनीतिक व्यवस्था सामान्य कार्य प्रकार है, नहीं। सभी राजनीतिक व्यवस्था बहु प्रकार है, नहीं। तो ये दोनों गलत है, बाकी ये दोनों फर्स्ट एंड फोर्थ इज राइट आंसर है, इसलिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो, आलमंड की राजनीतिक व्यवस्था विशेषताओं के संबंध में निम्न कथन सही है। देखो, सभी राजनीतिक व्यवस्था की राजनीतिक संरचनाएं होती है। सभी राजनीतिक व्यवस्था सांस्कृतिक मायने में मिश्रित व्यवस्था है। इसमें तथ्य क्या क्या है? देखो, आलमंड और पॉवेल का मूल बल प्रकार्य पर है तथा उन्होंने प्रकार्य के द्वारा संरचना को समझने का प्रयास किया। आलमंड के अनुसार प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा कुछ निश्चित प्रकार से संपादित होते हैं। ये प्रकार्य कुछ निश्चित संरचनाओं के द्वारा किए जाते हैं। ये प्रकार एक निश्चित परिवेश के अंतर्गत किए जाते हैं। किसी एक प्रकार को संपादित करने के लिए अनेक संरचनाओं की आवश्यकता हो सकती है, जबकि अनेक संरचनाओं के द्वारा कभी कभी एक ही प्रकार संपादित होते हैं। तो सभी राजनीतिक व्यवस्थाएं सांस्कृतिक मायने में मिश्रित व्यवस्था है। राजनीतिक संरचनाओं का मिश्रण स्वरूप राजनीतिक व्यवस्था के परंपरा तथा आधुनिक दोनों प्रकार के विचारों और संस्थाओं के रूप में होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, डेविड ईस्टन के मांगों के संदर्भ में आगत के 4 प्रकार की पहचान की थी, वो कौन कौन से हैं? तो देखो, वस्तुओं और सेवाओं का आवंटन, व्यवहार का विनिमय, आर्थिक भागीदारी, संप्रेषण और सूचना। नहीं, इनका है व्यवहार का विनिमय, राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी, वस्तु एवं सेवाओं का आवंटन और संप्रेषण और सूचना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर आपको ये नहीं पता तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको एक्सप्लेन एक बार कर देती हूँ। देखो, डेविड ईस्टन और आलमंड पर्ल की जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में इनकी व्यवस्था सिद्धांत के बारे में जो दिया गया है वो हर साल पूछता ही क्वेश्चन है। तो इस कॉन्सेप्ट को तो आप पूरी अच्छी तरीके से कर लीजिए। हाँ, आपको मेरी चैनल पे पब्लिक ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की भी बहुत अच्छी क्लासेस मिलेगी, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लीज़ सर्च कर लेना। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा टॉपिक। तो देखो, डेविड ईस्टन के अनुसार समाज का प्रकार के से आने वाली मांग और समर्थन अलग है। उनके अनुसार मांग के निम्नलिखित प्रकार होते हैं: व्यवहार का विनिमय, राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी, वस्तुओं और सेवाओं का आवंटन, संप्रेषण और सूचना। संबंधित तथ्य: ईस्टन के अनुसार समर्थन के निम्नलिखित प्रकार होते हैं: भौतिक समर्थन, विधि की आज्ञा पालन द्वारा समर्थन, राजनीतिक क्रियाओं में सहभागिता द्वारा समर्थन, सांकेतिक रूप से समर्थन, निर्गत और अभिप्राय राजनीतिक व्यवस्था के निर्णयों एवं क्रियाओं से। ईस्टर्न राजनीतिक व्यवस्था को एक ऐसे तंत्र के रूप में देखता है जिसमें मांगों के निवेश आते हैं और राजनीतिक व्यवस्था इनका संशोधन कर निर्गतों के रूप में रूपांतरण करती है। क्वेश्चन नंबर 23, किसने कहा संविधान के बिना सरकार बिना शक्ति के समान है? तो ऐसा बोलते थॉमस पेन। क्या है कोटेशन? संविधान के बिना सरकार अधिकार बिना शक्ति के समान है। ठीक है, ये कोटेशन आप लिख लीजिए। देखो, कोटेशन है और इनके बारे में कुछ बातें लिख लीजिए। इनकी बुक का नाम है राइट्स ऑफ मैन में प्रतिनिधित्व, लोकतंत्र के साथ मिलना देने वाले सत्ता को सबसे निष्पक्ष और समावेशी व्यवस्था तैयार होगी। उनकी बुक का नाम बस आप लिख लीजिए, राइट ऑफ मैन 1971। ठीक है, थॉमस पेन। अगला है, निम्नलिखित कथनों कौन सा सही है? तो स्विट्जरलैंड के फेडरल काउंसिल पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्रों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं। भारत के राष्ट्रपति में भारतीय संसद को एक बार संदेश भेजा। भारत के राष्ट्रपति ने भारतीय संसद को एक बार संदेश भेजा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सिविल सेवा और सरकारी एजेंसियों के परिचालन की निगरानी करते हैं। तो इसमें
ऑप्शन कौन सा सही है पूछ रहा है, तो ये वाला सही है। मतलब अमेरिका में जो संयुक्त अधिवेशन होता है तो उसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सिविल सेवाओं और सरकारी एजेंसियों के परिचालन की निगरानी करते हैं। ऑप्शन फोर्थ, मतलब सेकंड और फोर्थ इज राइट आंसर, और फर्स्ट और ये गलत है। मतलब स्विट्जरलैंड के फेडरल काउंसिल पर महाभियोग नहीं चलाया जाता है, और ये वाला, ये तो आपको पता ही था, ये गलत है। अगला है मैकुलोच बनाम मैरीलैंड वाद के निर्णय में अमेरिकी उच्च न्यायालय ने पहली बार किस सिद्धांत की स्थापना की? तो संघीय शासन पर राज्यों की उत्कृष्टता, संघीय शासन पर राज्यों की उत्कृष्टता के लिए कौन सा मैकुलोचन और मैरीलैंड वाद। अगला 26 क्वेश्चन है, पॉवेल के अनुसार किसी राष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति को 3 स्तरों में आंका जा सकता है। इन स्तरों की पहचान कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस राजनीतिक व्यवस्था स्तर, प्रक्रिया स्तर और नीति स्तर, सिस्टम, प्रोसेस और नीति को एथिक्स। 27 क्वेश्चन है, लुसियन पाई ने संकटों की पहचान की जिन्हें तीसरी दुनिया के नए राज्यों और राजनीतिक विकास हासिल हासिल करना पड़ता है। निम्नलिखित कौन सी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहचान, वैधता, भेदन, भागीदारी, एकीकरण और वितरण। आप इसे लिख लीजिए। आप 2 से 3 बार ये वीडियो देखिए। जो आपको बिल्कुल नहीं याद हो रहा उसे आप प्लीज नोट डाउन कर लो फ्रेंड, ये क्वेश्चन। और जो मैं एक्सप्लेन भी इसमें है, मैं अगर नहीं पढ़ती तो वीडियो रोक के पढ़ लो। लुसियन पाई ने उन संकटों की पहचान की जिसकी तीसरी दुनिया के नए राज्यों के राजनीतिक विकास हासिल करना पड़ता है। वे संकट निम्न है: पहचान, वैधता, भेदन, भागीदारी, एकीकरण और वितरण। इंग्लैंड की राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास के संकट की पहचान की। पाई के अनुसार राजनीतिक विकास की 3 विशेषताएं, ये तो आपको पता, समानता, क्षमता, ये भी विभेदीकरण, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी उनसे पूछा जाता है। अगला है कथन और कारण वाला क्वेश्चन। आज अधिकांश विधायिका कानून नहीं है, ठीक है, क्योंकि विधायिका राज्य विधि निर्मित निकाय है। तो देखो ये दोनों है ना, सही तो है। देखो विधायिका राज्य विधि निर्मित निकाय है, और अधिकांश विधायी कानून नहीं होते। तो दोनों सही है, बट मतलब सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 को है मैच द फॉलोइंग है। तो देखो हंटिंगटन का आपको जानते होगे, राजनीतिक पतन। तो A का 3, तो 2 में है A का 3। फिर है डहल हो जाएंगे आपके बहुतंत्रीय लोकतंत्र। केनेथ वाल्डिंग हो जाएंगे राजनीतिक अनुरूपण। और फेर्नांडो एच कार्डोसा है आपको संबंधित विकास निर्भरता। तो आपका फर्स्ट आंसर 3, 4 मतलब जो भी है आप मैच कर लो, और नहीं पता जो तो उसे लिख लो प्लीज। ये भी मैच द फॉलोइंग है। तो इसमें क्या है, लेखक और पुस्तक का नाम है। तो इसमें से आपको जो पुस्तक पता है सबसे पहले उसे लगाने की कोशिश करो। नहीं पता है बिल्कुल तो फिर तो आपको लिखना ही पड़ेगा। देखो कंपैरेटिव गवर्नमेंट इन इंट्रोडक्शन। तो इसका ऑप्शन डी है। देखो ये रॉबर्ट मैकेंजी का है आपका ए में सेकंड। तो रॉबर्ट मैकेंजी का है ब्रिटिश ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टीज, ये रॉबर्ट मैकेंजी का है। पॉलिटिकल पार्टी है मिशेल का, रॉबर्ट मिशेल का। कंपैरेटिव गवर्नमेंट वाली बुक हो गई आपकी जीन ब्लॉन्डे की। और कंपैरेटिव पॉलिटिकल क्वेस्ट फॉर थ्योरी, ये आपकी जेम्स ए विल और रॉबर्ट एच हार्डग्रेव का है। तो फ्रेंड्स आज हम 30 क्वेश्चन तक करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का मैं कराऊंगी। अगर आपको किसी वजह से ये हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगी मैं जो आपको करा रही हूँ आपके लिए हेल्पफुल है। तो मैं ऐसे ही वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। और अगर आप पॉलिटिकल थ्योरी की भी क्लास मेरे चैनल पे, आप प्लीज़ आप उसे भी जाके देख लेना, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।